मानव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, साथ ही अनेक दिखावटी गैर जरूरी तत्व जीवनचर्या से कम होते जा रहे हैं। हम सभी दिन प्रतिदिन सहज एवं सरल होते जा रहे हैं। इससे हमारे जीवन में अनेक बदलाव हो रहे हैं, जिनसे शिक्षा का क्षेत्र भी अछूता नहीं है। शिक्षा व्यवस्था भी अनेक मानकों में सामान्य परिस्थितियों में अनुपालन करती रहती है, किंतु अभी हम बेहद असामान्य परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम समाज के अन्य तत्वों से मिलने में असमर्थ हैं। कोरोना महामारी एक विश्व व्यापक महामारी है। इस महामारी से संपूर्ण कार्य रुक गया है और ऐसा लगता है कि मानव जीवन का संपूर्ण कार्य रुक सा गया है या गतिविहीन हो गया है। ऐसी इस स्थिति में, इस कोरोना महामारी के समय में हम सभी असहाय जैसे महसूस होने लगे हैं कि हमारे जो कार्य हैं वो भी हम बिल्कुल रुक कर करने लग गए हैं। ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा जीवन में जो रोज दिनचर्या के कार्य थे, जो रोज हमें ऑफिस में जाना, अपने कार्य करना, वो सब दिनचर्याएं रुक गई हैं और हम डर करके अपने निजी आवश्यकता के जो कार्य हैं उनको करने लग गए हैं। वास्तव में हमारा जो समाज में हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो नए रूप में हमारे सामने आ रही हैं और हम महसूस कर सकते हैं कि मनुष्य की जीवन का हार नहीं मान सकती है, बल्कि हमारा जीवन हौसला प्रदान कर रहा है और उसे हम नई चुनौती के रूप में हम अपने जीवन को ले रहे हैं। नोवेल कोरोना वायरस के सबसे पहले चीन में 1-2 मामले सामने आए थे, लेकिन इसके कुछ समय बाद देखते ही देखते इसने संपूर्ण विश्व में व्यापक महामारी के रूप में विशाल रूप धारण कर लिया है और आज इस कोरोना वायरस से संपूर्ण विश्व त्रस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे बड़े राष्ट्र हो, बड़े देश हो, चाहे कोई छोटा देश हो, इस महामारी से सभी देश भयभीत हैं, क्योंकि यह महामारी एक विशाल रूप धारण कर चुकी है और एक वैश्विक महामारी के रूप में बन गई है। इस महामारी के कारण वैश्वीकृत दुनिया का एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ जुड़ी हुई प्रणालियां पूरी तरह से बदल गई हैं। यह महामारी के प्रकोप के कारण कोई भी व्यक्ति काबू पाने के लिए अलग अलग देशों की सरकारें प्रयास करने में जुट गई हैं और वो अपने अपने तरीके से प्रयास कर भी रही हैं। इस महामारी से सामाजिक मेल मिलाप, आपसी मिलनसारता सभी पर अंकुश लगा दिया गया है, जिसके कारण दुनिया की 7.8 बिलियन की आबादी में से 1/3 से अधिक आबादी इस समय इस महामारी के कारण एक तरह से अपने घरों में बंद होने को मजबूर हो गई है। कोरोना वायरस महामारी में दुनिया भर में लाखों लोगों के शिक्षित होने के तरीके में भी परिवर्तन आ गया है। 39 देशों में घोषित किए गए लॉकडाउन के कारण स्कूल, कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारण 421 मिलियन से अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा अन्य 22 देशों में भी आंशिक स्थानीयकृत बंदी की घोषणा कर दी गई है। अन्य 22 देश भी पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं। ये कर दिए गए हैं, नहीं कर दिए थे, अब तो थे। 22 देशों में भी आंशिक स्थानीय बंदी की घोषणा कर दी गई थी, है ना। एशिया, यूरोप, मध्य पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। इन देशों में पूरी तरह से विकसित हो चुकी महामारी के विकास को कम करने के लिए तेजी से और निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। संकट पर काबू पाने के उद्देश्य के लिए गए फैसलों के कारण लाखों छात्रों के लिए अस्थायी तौर पर घर पर स्कूलिंग की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और अधिकांश स्टूडेंट घर पर बैठकर ही स्कूलिंग का कार्य कर रहे हैं, स्कूलिंग की शिक्षा ले रहे हैं। खास तौर पर चीन, दक्षिण कोरिया, इटली, ईरान जैसे देशों में भी कोरोना वायरस के कारण सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल हैं। जैसे देश भी कोरोना वायरस कारण सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल हैं। इन परिवर्तनों से निश्चित रूप से असुविधा हुई है, लेकिन उन्होंने शैक्षिक नवाचार के लिए उदाहरण भी पेश किए हैं। वायरस के प्रसार को धीमा करने में
मदद करने के लिए भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों के छात्रों में इंटरेक्टिव ऐप के माध्यम से घर पर रहकर ही पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया है। अधिकांश को लाइव टेलीविजन प्रशासन के माध्यम से शिक्षण सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। 5G तकनीक में चीन, अमेरिका, जापान जैसे देशों में भी अधिक प्रचलित हो जाने के बाद भी शिक्षार्थी और समाधान प्रदाता कहीं भी किसी भी समय सीखने को डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता के खास स्वरूपों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पारंपरिक इन पर्सन क्लासरूम लर्निंग के स्थान पर सीखने की नई विधियां स्थान लेंगी। लाइव प्रशासनों को लेकर शैक्षिक प्रभावकों तक और वर्चुअल रियलिटी अनुभवों तक शिक्षण एक ऐसी आदत बन जाया है जो रोजमर्रा की दिनचर्या सहित जीवन शैली के साथ समायोजित होता जा रहा है। शिक्षक संघ एवं गठबंधन विविध हितधारकों के साथ आकार ले सकते हैं, जिसमें सरकार, प्रशासक, शिक्षा पेशेवर, प्रौद्योगिकी प्रदाता और दूरसंचार नेटवर्क ऑपरेटर्स आदि शामिल हैं, जो संकट के अस्थायी समाधान के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। उभरते देशों में जहां शिक्षा मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रदान की गई है, यह भविष्य की शिक्षा के लिए एक प्रचलित और परिणामी प्रवृत्ति बन सकती है। यह महामारी इस अप्रत्याशित दुनिया में छात्रों को सूचित लेने, किसी समस्या के रचनात्मक तरीके से हल करने और सबसे महत्वपूर्ण अनुकूलशीलता जैसे कौशल सिखाने की आवश्यकता के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करने में एक मौके के तौर पर आई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये कौशल सभी छात्रों के लिए प्राथमिक बने, हमारी शैक्षिक प्रणालियों में लचीलेपन को विकसित किया जाना चाहिए। इस तरह किया जाना चाहिए। ये गलत। यह सुनिश्चित करने के लिए ये कौशल सभी छात्रों के लिए प्राथमिक बने, हमारी शैक्षिक प्रणालियों में लचीलेपन को विकसित किया जाना चाहिए। हमारे देश में लगभग 80% लोग ये गुम हो गया। ये रहा, मिल गया। वर्तमान शैक्षिक शास्त्र पारंपरिक रूप में स्थापित मानदंडों के आधार पर पूरा नहीं किया जा सकता है, तब नीति नियंताओं ने उनके दूरगामी असर का अनुमान लगा लिया था और वैकल्पिक मॉडल पर काफी पहले कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। आज अध्ययन अध्यापन के डिजिटल स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई है। कक्षा में आमने सामने के संप्रेषण का स्थान इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप आदि पर आभासी कक्षाओं ने ले लिया है। जूम, सिस्को, वेब एप्स, गूगल क्लासरूम लोकप्रियता के आधार पर शिक्षा जगत में अपनी पैठ बनानी प्रारंभ कर दी है। प्राथमिक स्तर पर यह सब उपयोग के दौरान कठिन जान पड़ते हैं, किंतु एक बार अभ्यस्त होने पर प्रक्रिया सरल प्रतीत होने लगती है। उतना भय अवश्य रहता है जितना कि तकनीक को इस्तेमाल करते समय होता है। हमारे देश में लगभग 80% लोग गांवों में निवास करते हैं। हमारे देश की जनसंख्या उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित है। उच्च वर्ग के लोग अधिकांश शहरों में निवास करते हैं और उनके पास लैब, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और वे इस माध्यम से
आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और वो इस माध्यम से शिक्षा लेने में आसानी से शिक्षा ले सकते हैं। मध्यम वर्ग हमारे देश का वर्ग है जो सामान्य रूप से नौकरी करने वाला होता है और वो अपनी नौकरी के माध्यम से आजीविका चलाता है। उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे उपकरण आते हैं उनको खरीदने का पर्याप्त पैसा नहीं होता है और कुछ लोग तो साधन जुटा पाते हैं, कुछ लोग उसका साधन नहीं जुटा पाते हैं। ऐसे में ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं ले पाते हैं। उनके लिए भी इस डिजिटल शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत ही कठिन प्रयास होगा जो इसको अपनाने में वो कार्यवाही कर पाएंगे या शिक्षा ले पाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। तीसरा वर्ग जो हमारा होता है वो गांव में निवास करने वाले अशिक्षित मजदूर वर्ग होते हैं, जो गरीब तबका होता है जो गांव में निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में गांव में निवास करने वाले व्यक्ति विशेष होते हैं, उनके पास में लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की सुविधाएं नहीं होती है। आज भी हमारे भारत देश में अधिकांश लोग गरीब तबके में आते हैं और वो गरीब तबका जो है मजदूरी करने वाला व्यक्ति विशेष होता है और अधिकांश उसमें से किसान या मजदूर परिवार होते हैं। किसान आदि की सुविधा के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी बहुत सारी कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, जिनमें से कंप्यूटर आदि की व्यवस्था करवाई गई है और ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया है, जिनसे किसानों के लिए या गरीब मजदूरों के लिए उनकी फसल का मूल्य मिलने के लिए उन्होंने ऑनलाइन खरीद निश्चित रूप से सरकारी खरीद मूल्य को लागू किया है और जिसपे वो अपनी जमाबंदी लेकर के ऑनलाइन जो गाँव में इंटरनेट लगे हुए होते हैं, जो ई मित्र सेंटर उन्होंने दिए हुए हैं, जो उनकी पंचायत है, ग्राम पंचायत स्तर पर हर एक ई मित्र सेंटर दिया हुआ है, वहां पर वो ऑनलाइन कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपनी फसल का पूरा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गैस के कनेक्शन आदि सब्सिडियां बहुत सारी दी हैं, जो उनके ऑनलाइन खाते में सीधे बैंक अकाउंट में आए हैं। तो इससे गांव का बुजुर्ग व्यक्ति जो है उसको ऑनलाइन शिक्षा के लिए या इंटरनेट या ई मित्र के बारे में या कंप्यूटर के बारे में जानकारी हुई है कि कोई ऐसी चीजें भी अब डेवलप हो चुकी हैं, हमारा देश विकास कर चुका है, जो कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से, मोबाइल फोन फ्री में गाँव में दिए हैं, जिनके माध्यम से एक आदमी दूसरी जगह आसानी से बात कर सकता है और उस माध्यम से अपनी बातों को वहां तक पहुंचा सकता है। वो गरीब अनपढ़ जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस बात से अछूते नहीं है कि ये जमाना बदल गया है, इंटरनेट ई लर्निंग का जमाना आ गया है और इसमें नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। इस माध्यम से वहां पर भी, लेकिन वो अपने बच्चों को सुविधाएं दिलाने में, इंटरनेट खरीदने में या मोबाइल ऐप खरीदने में या ब्लूटूथ खरीदने में या लैपटॉप खरीदने में सक्षम है या नहीं, लेकिन उन चीजों के बारे में कुछ जानकारी जरूर वो लोग रखते हैं। इस तरह से साथ ही तकनीक का गांव में तकनीक जो है, कभी इंटरनेट नहीं आता है, कभी लाइट नहीं आती है, कभी बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, इसलिए वो भी असहाय महसूस करते हैं। लॉकडाउन के समय में कोई भी साथ उपस्थित होकर के सिखाने एवं बताने वाला अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। लॉकडाउन का मतलब ही सोशल डिस्टेंसिंग है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से साक्षात रूप में ना मिले, कन्वर्सेशन भी यदि उसे करनी है, कोई बातचीत भी है, तो नेट वेब के माध्यम से वो पहुंचा सके। इस तरह की व्यवस्था जो है की गई है। तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन ट्यूटोरियल की सहायता से भी सीखने की मजबूरी, घर में जो साधन है उन्हीं की सहायता लेकर हो गई है। उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है, नोट्स बनाया जा सकता है, उसकी डिजिटल कॉपी तैयार की जा सकती है, छात्रों में डिजिटल माध्यम से संवाद किया जा सकता है। इस प्रकार की अनेक चुनौतियां हमारे समुदाय के सामने उपस्थित हो रही हैं, किंतु फिर भी इच्छा शक्ति, अतिरिक्त समय एवं प्रयासों के द्वारा हमारे शिक्षक इसे कर रहे हैं। पाठ्यक्रम भी पूरे हो रहे हैं, छात्र भी नए माध्यम से शिक्षा पद्धति द्वारा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारे लिए, अपने देश के लिए शुभ संकेत हमें नजर आ रहे हैं। यह एक नए प्रकार का बदलाव है जो व्यापक स्तर पर परिवर्तन का आगाज कर रहा है। आने वाले समय में इतना व्यापक असर तो हो सकता है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा जगत में भी इसे बढ़ावा दिया जा रहा है और इसे समस्त भागीदारी की अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन समग्र शिक्षा व्यवस्था के समक्ष कोविड-19 के दुष्परिणामों के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों को
कम करने में जो ये कारगर सिद्ध हो रहे हैं और डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है और नवीन जानकारियां हर एक व्यक्ति के लिए पहुंचाई जा रही हैं, ये सब हमारी इंटरनेट, वेब, डिजिटल शिक्षण प्रणाली के द्वारा ही किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में हमारे देश के एचआरडी मिनिस्टर माननीय श्रीमान रमेश पोखरियाल जी महोदय द्वारा भी ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं और उनके द्वारा बार बार आगाह किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को ऑनलाइन किया जाए और बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का भविष्य जो है इस शिक्षा के माध्यम से सुधारा जा सके और एक नई तकनीक के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। माननीय मंत्री महोदय द्वारा एवं उनकी टीम के द्वारा भी एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम युक्ति ऐप रखा गया है। उस ऐप के द्वारा भी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया है जिससे हमारे देश के छात्र, शोधार्थी, शिक्षक अपने ज्ञान को एक नई शिक्षा पद्धति के माध्यम से कोरोना वायरस की इस संकट के समय में शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करते रहें और सुचारू रूप से लागू रखें। इस संकट के समय में हमें अपने ज्ञान और नवाचार को सक्षम हथियार के रूप में विकसित करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, जिसके जो हमारे विश्वविद्यालय के ऊपर कमीशन बना हुआ है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसके अंतर्गत सारी जो संस्थाएं आती हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो टीचिंग क्या है, जो ट्रेनिंग को प्रोवाइड करवाते हैं, अच्छे शिक्षक तैयार करते हैं, एनसीईआरटी जैसी ये सभी संस्थाएं जो हैं, भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेक, नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट और आदि संस्थाएं भी इस ऑनलाइन शिक्षा के प्रति बढ़ावा दे रही हैं और शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल एजुकेशन प्रणाली द्वारा लागू करने में सफल हो रही है। 90 के दशक के बाद में से ही भारतीय उच्च शिक्षा में परिवर्तन हो रहे हैं। नव उदारवादी अर्थव्यवस्था एवं उसके कारण बन रहे समाज में शिक्षा की जरूरतें पूरी करने के लिए स्मार्ट क्लासरूम, ऑडियो वीडियो और डिजिटल आधारित ओपन शिक्षा के अनेक केंद्र विकसित करने लगी थी। प्राचीन समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था गुरु शिष्य परंपरा से विकसित हुई थी और स्टूडेंट और टीचर आमने सामने हुआ करता था, लेकिन परिस्थितियां कुछ विपरीत हो गई हैं। पहले गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। गुरु ही देवो, गुरु गोविंद कहा भी गया है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस तरह की शिक्षा प्रणाली थी और गुरु का स्थान गोविंद से भी श्रेष्ठ माना गया, भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया, ऐसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया। लेकिन कोरोना संकट में बदलती परिवेश को बदलते हुए सिस्टम कुछ अलग हो गया है। इस संकट के समय हमारी जरूरतों ने उच्च शिक्षा व्यवस्था के मूल ढांचे में भी परिवर्तन कर दिया है और उस परिवर्तन में वर्तमान समय में देश का प्रत्येक व्यक्ति वर्चुअल सोशल स्पेस में बदलने को मजबूर हो गया है। ऐसे समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी क्लासरूम की अवधारणा वर्चुअल होती जा रही है। हमारे समाज में सीधा संवाद लगभग खत्म हो गया है और सब कुछ वर्चुअल, ऑनलाइन एवं डिजिटल टेक्नो संवाद विकसित हो गया है, जिससे हमारे समाज के रीति रिवाज, परंपराएं और धार्मिक अनुष्ठान एवं मान्यताएं भी कम हो गई हैं। शिक्षकों के एक बड़े वर्ग को भी डिजिटल माध्यमों से नवाचारी उद्योगों में खुद को दक्ष बनाना होगा। हमारी सरकार एवं शिक्षण संस्थाओं को भी उच्च शोध के लिए नवाचारी परियोजनाएं लागू करनी होंगी, विकसित करनी होंगी। ऐसा लगता है कि भविष्य में उच्च शिक्षा में शिक्षण एवं शोध पारंपरिक तरीका छात्र उपस्थित न होकर बोर्ड एवं स्क्रीन पर बदलता जाएगा। इस प्रक्रिया में मानवीय चेहरे आमने सामने नहीं होंगे, शिक्षक भी होगा, विद्यार्थी भी होगा, लेकिन सब स्क्रीन पर होंगे, आमने सामने नहीं होंगे। ऐसी शिक्षण व्यवस्था लागू होगी और हमारी सामाजिकता भी काफी कुछ तक स्क्रीन पर ही आधारित हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना विराम देता हूँ। धन्यवाद।